जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि 19वीं सदी की शुरुआत तक फॉरेन पावर्स चीन में घुस चुकी थीं और ट्रेड, पोर्ट्स और सिक्योरिटी के नाम पर अपना इन्फ्लुएंस बना रही थीं। चाइना के रूलर्स अंदर से कमजोर थे और बाहर से दबाव बढ़ता जा रहा था, और उस समय चाइना के लोग भी पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। फिर आता है साल 1911, जब लोग मिलकर राजा के खिलाफ खड़े होते हैं और राजा को अपनी पावर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इसी के साथ चिंग डायनेस्टी गिर जाती है। सदियों पुराना मोनार्की सिस्टम टूट जाता है। 1912 में चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनती है। इसके पीछे सबसे बड़ा नाम था सन यात-सेन। उनका सपना था एक मॉडर्न चाइना, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और रिफॉर्म। लेकिन पावर इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं रहती। रिवॉल्यूशन के बाद पावर बैलेंस बिगड़ा हुआ था। सन यात-सेन ने स्टेबिलिटी के लिए एक पावरफुल आर्मी लीडर को सपोर्ट किया, युएन शिकाई। युएन शिकाई ने 1912 में प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना की पोजीशन ले ली। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो भी वही ओल्ड स्टाइल रूलर निकला। पावर आते ही वो डेमोक्रेसी की जगह पर्सनल रूल की तरफ चला गया, और फिर 1915 में उसने खुद को एम्परर बनाने की कोशिश कर दी। लेकिन चाइना ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। युएन शिकाई के मरते ही चाइना एक वैक्यूम में चला गया। अब कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। देश अलग अलग वॉरलॉर्ड्स में बंट गया। इसको हिस्ट्री में कहते हैं वॉरलॉर्ड एरा, 1916 से 1928 तक। मतलब चाइना टेक्निकली एक कंट्री था, लेकिन प्रैक्टिकली कई हिस्सों में टूट चुका था। अब दुनिया में एक और बड़ी चीज हो चुकी थी। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और बाद में सोवियत यूनियन का राइज हुआ। सोवियत यूनियन चाहता था कि एशिया में भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़े। इसी समय 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी बनती है और कम्युनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट मिलना शुरू होता है। चाइना को यूनाइट करने के लिए एक टेम्पररी अलायंस बनता है। कुओमिंटांग यानी KMT नेशनलिस्ट पार्टी और CCP कम्युनिस्ट पार्टी, इस अलायंस को कहते हैं फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट, 1923 से 1927 तक। इसका गोल था वॉरलॉर्ड्स को हटाना और चाइना को यूनिफाई करना। लेकिन 1925 में सन यात-सेन की डेथ हो जाती है और फिर लीडरशिप का वैक्यूम बन जाता है। अब KMT में पावर धीरे धीरे चियांग काई-शेक के हाथ में आने लगती है, और ये सब देखकर कम्युनिस्ट पार्टी भी अपनी पावर को तेज करने लगती है। फिर अलायंस टूट जाता है और 1927 में सिविल वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाती है। चाइना अंदर से फिर जलने लगता है। इसी बीच 1931 में जापान ने म्यांचुरिया पर कब्जा कर लिया था। अब चाइना के पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए सिविल वॉर को रोकना पड़ता है, और जापान के खिलाफ लड़ने के लिए KMT और CCP फिर से टेम्पररी साथ आते हैं। इसको कहते हैं सेकंड यूनाइटेड फ्रंट। लेकिन ये अलायंस जेन्युइन नहीं था, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। 1945 में जापान हार जाता है। ताइवान, जो 1895 से जापान के कंट्रोल में था, अब जापान से निकल जाता है, और यहीं से ताइवान मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री करता है।